कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। पुलिस हिरासत से भागने की फिराक में था विकास। घटनाक्रम में 4 पुलिसकर्मी भी घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रीवा में 750 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजना का उद्घाटन। परियोजना के जरिए 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगी मदद। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति। लोगों से 2 गज दूरी बनाए रखने की अपील। देश में रिकवरी रेट संक्रमण की दर से दोगुनी। अब तक 4,95,000 ज्यादा मरीज हुए ठीक। आईसीएमआर देश भर में करेगा सीरो सर्वे का आयोजन। यूपी में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में सभी कंटेनमेंट जोन में 7 दिन, जबकि बिहार के 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। असम के गोलाघाट और जोरहाट में भी कल रात से लॉकडाउन लागू। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, लेकिन अब भी करीब 12 गांव बाढ़ से प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। नेपाल के तराई वाले इलाकों में लगातार बारिश से बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा। सूत्रों के अनुसार हॉट स्प्रिंग्स पर चीनी सैनिकों की वापसी पूरी। भारत चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता का हुआ असर। फिंगर एरिया में चीनी सेना की गतिविधियों में आई कमी। बीसीसीआई ने मंजूर किया मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा। 27 दिसंबर को जौहरी ने सौंपा था अपना इस्तीफा। फरवरी 2021 तक का था कार्यकाल। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। सत्तारूढ़ पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी इसमें शामिल। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार हनन का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। आज सुबह ही यूपी एसटीएफ उसे उज्जैन से कानपुर लेकर पहुंची थी, लेकिन उस बीच जिस गाड़ी में वो सवार था वो पलट गई और इसका फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी अपना बचाव किया और इस दौरान विकास को कमर में गोली लगी। इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे यूपी में 60 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी था। फिलहाल खबर यह है कि विकास दुबे के शव का अब कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। विकास दुबे को कल सुबह उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। कल रात ही लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और उसके बेटे को पुलिस ने गुरुवार शाम कृष्णानगर से गिरफ्तार किया है। तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसकी जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, हम जानते हैं कि यूपी का जो कुख्यात गैंगस्टर है विकास दुबे, वो एनकाउंटर में मारा गया। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जब हम बात करते हैं गुनाहों की, आज उसका काला अध्याय समाप्त हुआ।
बिल्कुल, जिस तरीके से विकास दुबे का छोटे से अपराधी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके कभी पुलिस का संरक्षण, कभी बड़े नेताओं का संरक्षण और यहाँ तक आ गया। कई राजनीतिक दल ऐसे थे जिनका लगातार संरक्षण उनको मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी के मेंबर के रूप में उनकी पत्नी ने जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ा और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप और बड़े अधिकारियों के भी संरक्षण में रहा है। ये सीओ ने जो पत्र लिखा था उस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया गया, एसएसपी कानपुर ने नहीं लिया और उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी घटना विकास दुबे कर सकते हैं क्योंकि उसका अपराध में इन्वॉल्वमेंट है, आसपास की ज़मीनों पर कब्जा है। जो बड़े उद्योग हैं रनिया के आसपास, जो कानपुर देहात में बड़े उद्योग हैं उनमें गुगाही हो रही थी, कानपुर तक इसका दखल था। उस अध्याय को तो पुलिस ने समाप्त कर दिया है क्योंकि सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या ये दर्शाती है कि वो कितना बड़ा अपराधी था और उसकी मंशा क्या थी, वो कितना दुर्दांत था, कितना निर्भीक था। उसको लगता था कोई अपराध कर दें और उसने खुद स्वीकार किया कि उन पुलिस वालों की लाशों को एक जगह इकट्ठा करके जलाने की तैयारी थी। अब उस अध्याय का अंत हो गया। आज जब उज्जैन से उसको लाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी पलट गई और उसमें 4 सिपाही बैठे थे जो घायल हो गए। ये पिस्टल निकाल कर भागा और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया, हाईलाइट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसके मृत घोषित कर दिया है। उसका कोविड-19 का टेस्ट होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, कितनी गोलियां लगी हैं, क्या स्थिति है, ये रिपोर्ट बाद में आएगी। लेकिन पुलिस ने आज एक बड़े अपराधी गैंग का, एक बड़े अपराधी का अंत कर दिया है। साथ ही रामेंद्र, जिस तरह से हम जानते हैं कि राजनीतिक संरक्षण हो या पुलिस के साथ जिस तरह का मेलजोल विकास दुबे का रहा है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इस इनकाउंटर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इशारा साफ और संदेश बेहद सख्त है कि किसी भी अपराधी को अगर वो ये समझता है कि राजनीतिक संरक्षण है वो बच जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, उन्होंने पहले दिन कहा था कि अपराध का पन्ना यहाँ से फाड़ दिया जाएगा, अपराधी नहीं रहेगा। तो एक बात साफ की थी कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, यहाँ उद्योग धंधे लगाने हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, तो फिरौती उद्योग, अपराध का उद्योग ये बंद होगा। थोड़ी सी ये कहिए कि थोड़ी जो बीच में कार्रवाई हुई, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के बड़े अपराधियों को मारा गया या पूरी तरीके से उनको जेल भेजा गया। इनकाउंटर में या तो ढेर हुए या जेल गए, तो इस तरीके से लग रहा था सफाई हो गया। लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण में रहे लोग, विकास जैसे लोग बच गए थे जिनके ऊपर 60 मुकदमे हैं लेकिन उन टॉप 10 में नहीं है थाने में, उनकी हिस्ट्री शीट फाड़ दी जाती है। तो इस तरीके के जो अपराधी बने हैं, ये दूसरा चरण उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये विकास दुबे का अंत ही नहीं, इस तरीके के सारे अपराधियों के अंत की कहानी लिखी जा चुकी है। ये पटकथा है उन अपराधियों की जो लिखी जा रही है कि आगे चल के ऐसा कोई अपराधी नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और लगातार सरकार की कोशिश है कि जो आंतरिक सुरक्षा है उसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, आधुनिक बनाया जाए, प्रगतिशील बनाया जाए, जिसके लगातार सरकार भी काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। केंद्र की 138 करोड़ रुपए की मदद से इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा भारत अब एक नए आयाम को छूने वाला है और इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश करेगा। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के विंध्याचल रीवा के गुण में बने एशिया के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इस परियोजना के बारे में जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में ये कहा था कि हमें देश को सोलर पावर के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है और उसी के तहत मध्य प्रदेश ने इस बात का बीड़ा उठाया था कि हम अधिक से अधिक सोलर पावर प्लांट्स को और सोलर पावर जनरेशन को उपयोग करेंगे। हमारे इस प्रयास से ये 750 मेगावाट का पावर प्लांट है और इसमें जो मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी है इसका 75% परचेज करती है और 25% के लगभग जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवेज के पास पहुंचाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिससे दिल्ली मेट्रो को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 1590 हेक्टेयर में फैले इस सोलर प्लांट से एक और जहां मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिलने जा रही है,
वहीं ये परियोजना मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा भी देगी। और इसी पूरे मामले पर रीवा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आज एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। तो सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं इसे हम। बिल्कुल आंचल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रोड मैप भारत लगातार देता आ रहा था कि किस तरीके से सोलार के क्षेत्र में अब भारत सोचता है, आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है, और ना बल्कि काम करना शुरू भी कर दिया है। ये मैसेज ना सिर्फ भारत में बल्कि तमाम दूसरे देशों में भी अब जाना शुरू हो चुका है। रीवा का ये प्लांट उनमें से एक है जो ये संदेश देगा कि हाँ, 750 मेगावाट सोलार संयंत्र से किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है। एक बिल्कुल ऐसा इलाका जहां पर जंगल है और उस जंगल के बीच में ये पूरा प्लांट लगाया गया है, एक बड़े वृहद इलाके में ये पूरा प्लांट लगाया गया है। दरअसल आंचल, भारत की लगातार कोशिश रही है कि पर्यावरण को लेकर काम करने की, और पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी ऊर्जा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने को लेकर भारत ने लगातार, भारत का एक बहुत बड़ा फोकस रहा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बनाया था, तमाम देशों को 21 पर लेकर आया था और उनके बीच में इस मुद्दे को रखा था, और वहां से शुरुआत की थी कि भारत ने अपना ही एक लक्ष्य बनाया था कि 1 लाख मेगावाट सोलार से बिजली हम बनाएंगे। और आप देखिए कि उस पूरे भारत के उस टारगेट में इस रीवा के इस प्लांट का भी एक बहुत बड़ा योगदान अब शामिल होने जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र को संबोधित कर देंगे, लेकिन आप सोचिए आंचल की करीब करीब व्यक्ति अगर 2 करोड़ 60 लाख पेड़ अगर लगाता है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इस संयंत्र से 15,70,000 टन जो है कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा। यानी कि करीब आप सोचिए कि 2 करोड़ 60 लाख पेड़ अगर आप लगाएंगे, ये उतना उस मेजर में इसको नापा जा रहा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन ना सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में होगा, ना सिर्फ सोलार के क्षेत्र में होगा, बल्कि ये कहें कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। इससे सबसे मुख्य बात तो आंचल यह निकलकर सामने आती है कि बिजली का जो बजट होता था, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई। बिल्कुल, बहुत अहम कि जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के हिसाब से आज जो ये लोकार्पण है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, समय कम है, आपसे आगे भी बुलेटिन में इस पूरे मामले पर जानकारी लेते रहेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की भारत में ताज़ा स्थिति जारी की है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2,76,685 है, जबकि 4,95,512 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस बीमारी से अब तक 21,604 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि कुछ स्थानीय पॉकेट हो सकते हैं जहां ट्रांसमिशन अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो 2 गज की दूरी बरतें। भारत में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट ज्यादा है और मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले कम है। रिकवरी रेट संक्रमण से दोगुनी है, जो कि 62% से भी ज्यादा है। वहीं आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संपर्क में आई आबादी का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वेक्षण कराया जाएगा। आईसीएमआर की ओर से बताया गया कि ऐसा ही एक सर्वेक्षण मई में कराया गया था, जिसके नतीजे अभी जारी होने बाकी हैं। साथ ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सीरो सर्वेक्षण करेगा, जिसके तहत लोगों के खून के नमूने की जांच कर शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित होने के बारे में पता लगाया जा सकेगा। इससे ये पता लग पाएगा कि कितने लोग वायरस संक्रमण की जद में आए हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के इरादे से राज्य सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन का फैसला किया। इसके तहत आज रात 12 बजे से 13 जुलाई यानी सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन होगा। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी परिवहन निगम की ओर से जो बसों की व्यवस्था कराई जाएगी। जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवाएं प्रदेश में पूरी तरह से बंद रहेंगी। हवाई सेवा के जरिए आने जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई बैन नहीं रहेगा। हाईवे किनारे के पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। कोरोना और संचारी रोग सर्विलांस टीम घर घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेगी। इस अवधि में ग्रामीण इलाकों में स्थिति
जो स्थित औद्योगिक कारखाने हैं वो खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य, बड़े पुल, सड़कें, सरकारी भवन और प्रोजेक्ट्स जारी रहेंगे। वहीं बिहार के 10 जिलों में आज से फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। पटना, कैमूर और पूर्णिया जिले में आज से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा खगड़िया में भी आज से 14 जुलाई तक के साथ बक्सर, सुपौल और नवादा जिलों में आज से 3 दिन तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। भागलपुर और कैमूर में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। भागलपुर जिले में गुरुवार से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण में भी कल से ही आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं असम के 2 जिलों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया है। कल से गोलाघाट और जोरहाट में लॉकडाउन किया गया। गोलाघाट जिले में 17 जुलाई तक 8 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि जोरहाट जिले में 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। असम के 3 अन्य जिले कामरूप एम, दीमा हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में पहले से ही लॉकडाउन लागू है। राज्य में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 14 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में कल शाम से 7 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया। कोलकाता में 25, उत्तर 24 परगना में 93, दक्षिण 24 परगना में 54 और हावड़ा में 56 कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। ये 4 जिले कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। राज्य सरकार ने यह कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि 9 जुलाई को शाम 5 बजे से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि सख्ती से इस दौरान लॉकडाउन का पालन कराया जाए। आईसीएसई और आईएससी के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी CISCE.org और results.CISCE.org पर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी आप जान सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करवाना होगा। खबर असम से, जहां बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि राज्य में 12 जिले अभी भी ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ सहायक नदियों के बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जो खतरे के स्तर से ऊपर है। बाढ़ के से करीब 1,82,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। वहीं लगभग 400 गांव और कई इलाके बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित 1,000 से अधिक लोग 16 राहत शिविरों और 18 राहत केंद्रों में शरण ले रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मौत का कोई मामला नहीं आया, लेकिन अभी तक बाढ़ से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में कई स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं नेपाल के तराई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई अच्छी बारिश से बिहार की नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा। हालांकि लगभग सभी तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक तटबंध में रिसाव होने की खबर है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जबकि सीतामढ़ी में नदी खतरे के निशान को पार कर गई। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहटा, पटना स्थित NDRF बटालियन मुख्यालय में संभावित बाढ़ और वर्षा से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए बैठक करने के बाद NDRF परिसर का निरीक्षण किया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में डेटा के इस्तेमाल में पारदर्शिता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी एक देश के डेटा का इस्तेमाल दूसरे देश में गुप्त संपत्ति के तौर पर चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। As far as India is concerned, I am very clear, and so is my Prime Minister. Data sovereignty shall not be compromised.
any sort of data imperialism is also plainly unacceptable. You may have seen, to protect the data of Indians, the privacy of India's security, we have taken some tough measures, and we shall continue to take those measures, because it is very important that now there is a more transparent exchange of the data requirement and also the digital ecosystem, which rest upon surer foundations. That's very clear. साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने फिल्म उद्योग से कहा कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली पुरातत्वीय स्थलों एवं प्राचीन स्मारकों में शूटिंग करें। साथ ही आश्वासन दिया कि शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के 15-20 दिन के अंदर ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़े। स्वाभाविक है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को दुनिया के देशों में जाना कठिन होगा। प्रधानमंत्री की पहली बात का भी वो पालन करें कि 3 साल में 15 डेस्टिनेशन पर देश में जाएं। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि नॉर्थ ईस्ट है, हिमालयन स्टेट्स हैं, वो जाएं, हम उसमें समन्वय की भूमिका अदा करेंगे। हाँ, अगर हमारे एएसआई के मॉन्यूमेंट्स पर वो कोई परमिशन चाहते हैं तो महीनों की बात नहीं है, हम दिनों में देंगे। मैंने उनसे कहा है कि एक बार वो बैठे, आवेदन करके हम स्ट्रेटेजी तैयार करें। शायद हम आवेदन ऑनलाइन उनके करने के बाद 15 दिन और 20 दिन के भीतर उनको अनुमति देकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का लंबे समय से लंबित इस्तीफा गुरुवार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने 27 दिसंबर को अपना इस्तीफा बोर्ड को सौंपा था। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर अमल करते हुए राहुल जौहरी को अपना पहला सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। जौहरी 2016 में इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे और उनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक का था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स तथा ग्रोगा में टकराव वाले स्थानों से अपने जवानों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई। ये कदम भारतीय सेना के साथ बनी सहमति के अनुरूप उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्ष अब उच्च सैन्य अधिकारी स्तरीय बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि टकराव की किसी आशंका को टालने के लिए दोनों पक्षों ने गलवान घाटी, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग्स में 3 स्थानों पर 3 किलोमीटर का बफर जोन स्थापित कर लिया है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने कहा कि पीएलए ने गोग्रा गश्त बिंदु 17 से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया और इसी के साथ दोनों पक्षों ने किसी टकराव को टालने के लिए वापसी के पहले चरण को पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि अब पूरा स्थान और पूरा ध्यान जो है वो पैंगोंग क्षेत्र में है, जहां फिंगर एरिया 4 से सैनिकों की संख्या कम हो रही है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत का चौथा दौर है अगले 2 से 3 दिनों में होने की संभावना है। दोनों सेनाएं अगले कुछ दिनों में एक संयुक्त सत्यापन भी करेंगी ताकि वापसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन का जो आकलन है वो किया जा सके। खबर इजराइल से, जहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए कल्याण पैकेज की घोषणा की है। ये राहत पैकेज कोरोना के संकट के दौरान अपनी आजीविका खो चुके लोगों को आने वाले वर्षों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इजराइल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार को इस सप्ताह फिर से कारोबार को बंद करना पड़ा था। इजराइल में कोरोना से अब तक 34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से 340 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने उइगर मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामले में चीन के शीर्ष अधिकारियों पर कल प्रतिबंध लगा दिए। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी के जिनजियांग क्षेत्र के सचिव चैन क्वांगो, चीन के शक्तिशाली पॉलिट ब्यूरो के एक सदस्य और 3 अन्य अधिकारी शामिल हैं। ये प्रतिबंध ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत लगाए गए हैं, जिसके तहत अमेरिका को अधिकार है कि वे दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोगों की अमेरिका में संपत्ति को फ्रीज कर सकता है, उनकी अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकता है और अमेरिकी नागरिकों को ऐसे लोगों के साथ व्यापार करने पर पाबंदी भी लगा सकता है। और अब खबर फिरोजाबाद से। कोविड-19 के दौर में अनलॉक 2 के तहत अब मजदूरों की जिंदगी अनलॉक हो रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ी के कारखानों का कामकाज अब धीरे धीरे शुरू होने लगा। वहां मजदूरों को कामकाज मिल रहा है।
देश विदेश में विख्यात फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। सुहाग के प्रतीक कांच की चूड़ियां तैयार करने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियां कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पिछले 3.5 महीने से बंद हो गई थीं। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी। लेकिन अनलॉक के बाद सरकार की अनुमति से चूड़ी कारखानों को शुरू किया जा रहा है और कुछ कारखाने चालू भी हो गए हैं और सैकड़ों लोगों को फिर से रोजगार मिलने लगा है, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी है। कारीगरों और मजदूरों के चेहरों पर फिर से रौनक आ गई है। 3.5 महीने के लॉकडाउन में मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे परेशान किया और पैसे की बहुत तंगी थी और काम चल गया, तो इससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और मेहनत करूंगी। फिरोजाबाद के अंदर जब से लॉकडाउन चला है तब से काम बंद थे, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब काम चल गए हैं, काम चालू हो गए हैं। अब चालू हालत में थोड़ा काम चल रहा है। जब से चूड़ी की फैक्ट्रियाँ चली हैं तो इससे हमें बहुत राहत मिली है और हमारे बच्चों को गुजारा हो रहा है। इस वक्त फिरोजाबाद में चूड़ी कारखानों में सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कारखानों के गेट के अंदर प्रवेश करने पर थर्मल चेकिंग, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ कारखानों में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सिस्टम भी लगाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम उसका उपयोग कर रहे हैं पूरा, और उसके साथ में हम काम चला रहे हैं। सुबह शाम हमारी फैक्ट्री सैनिटाइज होती है, उसके बाद में लेबर आती है, उसकी थर्मल मीटर से जांच की जाती है, उसके बाद में सैनिटाइजिंग किया जाता है उनको, और उसके बाद में बीच में फिर हम सैनिटाइजिंग कराते हैं। अब जैसे हम लोगों को परमिशन मिली है चलाने की चूड़े की, तो अब जैसे पटरी पे ये व्यवस्था वापस आ सकती है, इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। फिरोजाबाद का कांच और चूड़ी उद्योग लाखों मजदूरों को रोजी रोटी देता है। अब कोविड-19 के बाद यहाँ के लोग कोरोना से बचाव के साथ साथ अपने जीवन यापन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। फिरोजाबाद से लियाकत अली के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।